आज हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरी मतलब होता है हीट, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ हीट, हमारा टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट क्या होता है? हीट का मतलब क्या होता है? हीट इज द एनर्जी इन फ्लो। हीट इज द एनर्जी फ्लोइंग, एनर्जी दैट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो पॉइंट्स के बीच में, दो रीजन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसके कारण जो एनर्जी फ्लो करता है उसको बोलते हैं हीट। सो ये हाई टेम्परेचर से फ्लो करता है। जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, जहां पर हाई टेम्परेचर बॉडी होता है, और ये अगर लो टेम्परेचर बॉडी है तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, सो बोलते हैं हीट। ये तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ये तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो जब ये फ्लो कर रहा है, जब ये फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं हीट। और जो इसमें से निकला और जो इसमें जाके जमा हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? सो एनर्जी दैट इज फ्लोइंग, एनर्जी दैट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड हीट। एनर्जी दैट गेट्स डिपोजिटेड, स्टोर्ड हियर, जब यहां पहुंचता है क्या होता है? इस बॉडी में स्टोर हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सेम कोर्स, जो फ्लो कर रहा है हीट, जब स्टोर हो गया तो इंटरनल एनर्जी। हम कहते हैं जो फ्लो कर रहा है वो कहलाता है हीट। इस प्रोसेस में बोलेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, जबकि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। समझ गए? तो इंटरनल एनर्जी और हीट में क्या फर्क है? फ्लोइंग को बोलते हैं हीट और स्टोर्ड को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फ्लो नहीं करता है और हीट स्टोर नहीं होता है। एग्रीड? ठीक। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में एक ही लाइन का थ्योरी है और उसको तुमको समझना है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक लाइन का ही थ्योरी है या एक लाइन का ही प्रिंसिपल है, उसको आपको समझना है। होता क्या है कि अगर आपके पास जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, और दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे थे, तो मैंने दोनों को कांटेक्ट में ले आया। तो ए हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हीट का फ्लो होगा। तो मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये है ए और ये है मान लो बी। एक बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। इसकी टेम्परेचर थी, मान लेते हैं स्टार्टिंग में T1, इसकी टेम्परेचर थी T2, केल्विन में या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में। इसकी टेम्परेचर थी T1 और इसकी टेम्परेचर थी T2। मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब हम दोनों को यहां ले आते हैं। जब यहां लाते हैं तो क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर शुरू होता है। जब उसको यहां लाओगे तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर शुरू होगा। ठीक, जब ये हीट का ट्रांसफर शुरू होगा, कुछ देर के बाद ये हीट का ट्रांसफर तब तक चलेगा, ये हीट का ट्रांसफर तब तक चलेगा जब तक दोनों की टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों की टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। एक समय क्या होगा, इसकी टेम्परेचर दोनों की हो जाएगी T, दोनों की हो जाएगी टेम्परेचर T। इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये जो T होगा, इसकी वैल्यू T1 और T2 के बीच में होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो T1 और T2 बीच में होगी, मतलब कम से ज्यादा और ज्यादा से कम, इक्वल भी हो सकता है, इस रेंज में होगी। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोनों की टेम्परेचर कितनी हो गई? T। यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक पहुंचने में इसने हीट को लूज किया होगा और इसने हीट को गेन किया होगा ना। हम लिखते हैं एक लाइन का प्रिंसिपल, टू अटेन thermal equilibrium,
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो, टेम्परेचर सेम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज सेम, सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है, सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है, ठीक। इस केस में टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं हीट गेन्ड, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडीज इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉडीज। जितना हीट हॉटर बॉडी ने लूज किया उतना ही कोल्डर बॉडी ने गेन किया है टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्रीड? हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉडीज इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉटर। हम ये मान के चल रहे हैं तीसरा कोई बॉडी नहीं इसका हीट लेने के लिए, यानी हीट का एक्सचेंज सिर्फ इन दोनों के बीच में हुआ है, एक ने हीट लूज किया, दूसरे ने हीट गेन किया। इस प्रोसेस में हम ये समझ सकते हैं कि हम ये हीट एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं। एक ने जो हीट लूज किया उतना ही दूसरे ने गेन किया। हीट गेन बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय। अब हमको हर एक क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है हमको इस इक्वेशन को लिखना होता है, हमको इस इक्वेशन को लिखना होता है और फिर हमको इस इक्वेशन को लिख के और उसमें से एक अननोन होता है जिसको निकालना होता है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू राइट दिस इक्वेशन, हाउ टू राइट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखें? हीट, हर क्वेश्चन में यही होगा, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडीज इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडीज, याद रहेगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं हाउ टू राइट दिस इक्वेशन, ठीक है। हाउ टू राइट दिस इक्वेशन पहले हमको समझना पड़ेगा हीट कितने तरह के होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है, ठीक। हीट दो तरह के होते हैं, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो हीट जो है, हीट तो हीट होता है, किसी को दे दो हीट, किसी को ट्रांसफर कर दो, किसी बॉडी में हीट जो है ट्रांसफर करो, हीट फ्लो करते हुए बॉडी में घुस जाए, तो घुसेगा दो काम कर सकता है। हीट का दो इफेक्ट होता है। क्या होता है? पहला, या तो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है, या तो वो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है, या तो वो उस बॉडी का फेज चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है, ठीक। जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट कांस्टेंट होता है, दोनों एक साथ चेंज नहीं होता है, ठीक। तो हीट का जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरह से। पहला, वो हीट जो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है। समझो, हीट को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, हम हीट को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहला, दूसरा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या करता है? स्पेसिफिक हीट क्या करता है? चेंजेस टेम्परेचर विदाउट चेंज इन फेज, विदाउट चेंज इन फेज। फेज का मतलब है स्टेट। सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, फेज नहीं बदलेगा। यहां क्या करता है? चेंजेस स्टेट, चेंजेस फेज एट फिक्स्ड टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर सेम होता है। एग्जाम्पल क्या है? मैं वाटर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी टेम्परेचर को बढ़ा के ले जा रहा हूं, ये वाटर ही है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो हीट मैंने इसको सप्लाई किया, इसमें जो इसको हीट मिला, इस हीट को क्या बोलेंगे? हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और चेंज इन हीट को डेल्टा क्यू से। कैपिटल क्यू होता है हीट के लिए। तो ये जो हीट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में ही रहा लेकिन इसकी टेम्परेचर बढ़ गई। उसी तरह से अगर हम इसमें से हीट निकालते तो इसकी टेम्परेचर घट जाती, इसमें से अगर हम हीट विड्रॉ करते टेम्परेचर घट जाती।
उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ही बोलते हैं, क्योंकि 60 से 40 ये ड्रॉप हो रहा है। एग्रीड? उसी तरह से मान लो मेरे पास आइस है, ये मेरे पास -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मान के चल रहे हैं, और मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा थोड़ा सा, तो ये आइस बन जाएगा, इस आइस की टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगी -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, स्टेट वही रहा, यहां भी आइस था, यहां भी आइस है, ठीक है ना। अब यहां देखो लेटेंट हीट में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास आइस है 0 डिग्री पर, मेरे पास आइस है 0 डिग्री पर, और मैंने इसको हीट दिया, कंप्लीट या पार्शियल आइस मेल्ट कर गया। मान लो इसमें से कुछ पार्ट इसमें से मेल्ट कर गया और वाटर बन गया, कुछ आइस मेल्ट कर गया और वाटर बन गया, तो जो वाटर बना वो 0 डिग्री पे ही रहा, यानी यहां जो हीट है इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, क्योंकि इस हीट ने इतने अमाउंट ऑफ आइस को, इसके बाहर जो अमाउंट ऑफ आइस है, इस आइस को इसका स्टेट बदल दिया, फेज बदल दिया, बिना किसी टेम्परेचर चेंज की, इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। उसी तरह से आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप इसको अगर कोई हीट देंगे, ये हीट इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इसमें से कुछ अमाउंट को क्या बना देगा, वेपर बना देगा, कुछ अमाउंट को क्या बना देगा, वेपर बना देगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। एग्रीड? तो पहले हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखते हैं, हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है बट फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। मिटाओ इसको। स्पेसिफिक हीट का 3 फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट का 3 फॉर्मूला होता है, 3 इंफॉर्मेशन होता है, तीनों इंटर रिलेटेड है, बट इंफॉर्मेशन तीनों एक जैसा होता है, इंफॉर्मेशन तीनों एक जैसा होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट के केस में जो हीट होता है, अगर आपके पास, अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट के केस में आप लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा थीटा, टेम्परेचर चेंज। डेल्टा क्यू होता है हीट एक्सचेंज, एम होता है मास, एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या होगा बताओ, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। एग्रीड? जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये होता है एम एस डेल्टा थीटा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक का मतलब ये है पर ग्राम या पर केजी, स्पेसिफिक का मतलब ये है पर ग्राम या पर केजी। यही अगर मोल दे देते, यहां पे अगर हम क्या दे देते, नंबर ऑफ मोल, तब इसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। एग्रीड? तो आप स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यहां से देख सकते हैं, आएगा डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। इसमें स्पेसिफिक हीट का हम डिफिनीशन दे सकते हैं। स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन देने के लिए इसको 1 डाल देते हैं, इसको 1। हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना हो, किसी बॉडी का 1 kg मास ले लें और उसमें 1 केल्विन का टेम्परेचर राइज करना हो, उसको कितना हीट देना पड़ेगा, उसको उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। एग्रीड? अगर आप एग्री कर रहे हैं
अगर आप एग्री कर रहे हैं तो पहले मैं एक दूसरा दे देता हूं, उसके बाद बताता हूं। इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं एच डेल्टा थीटा, एच डेल्टा थीटा, यानी कि एच की जगह एम इंटू एस का कंबाइंड वैल्यू मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल, मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल, इसको हम कह रहे हैं एच। एच का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सिर्फ मटेरियल का नहीं, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है और ये क्या है, मास है, दोनों मिलाकर है ऑफ बॉडी। मतलब समझो, कॉपर का तुम 1 kg का मास लो या 2 kg का मास लो या 3 kg का मास लो, सब कॉपर का बना है, तो सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, जो वो मटेरियल सेम है। लेकिन जो 1 kg का मास है वह 1 इंटू एस, जहां 2 kg का मास और 2 इंटू एस, जहां 3 इंटू, हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। एग्रीड ना? इसका यूनिट होता है जूल, क्योंकि हम इसको दोनों का कंबाइंड वैल्यू दे दिए डायरेक्टली। इसका क्या होगा, जूल पर केल्विन। कभी कभी किसी बुक्स में या इवन आईआईटी के पेपर में ऐसा किया गया है कि नाम गलत दे दिया गया है। नाम गलत मतलब उन्होंने क्या किया, हीट कैपेसिटी दे दिया है, जबकि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा है बट दिया हुआ हीट कैपेसिटी। तो वहां आपको कैसे डिटरमाइन करना है, आपको यूनिट से डिटरमाइन करना है। आप नाम पे मत जाइए, हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो उसमें ऐसा यूनिट दिया है। वैसे तो यही नाम सही है, देना यही चाहिए, बट उन्होंने कंट्राडिक्शन दे दिया है। इसकी नाम दे दिया है ये, यूनिट दे दिया है ये, तो यूनिट ही फाइनल होगा। यूनिट से आप पता करेंगे वो क्या चीज था। ठीक है, ये हो गया एच डेल्टा थीटा। एम इंटू एस को बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। चलो मैं अब पहले क्वेश्चन लेता हूं। मैं मेरे पास एक बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है, इसकी मास m, इसकी मास है 2m, इसका स्पेसिफिक हीट है 2s, इसका स्पेसिफिक हीट है 3s। ठीक, ये था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने दोनों को कांटेक्ट में ले आए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा थीटा। एट थर्मल इक्विलिब्रियम आपने इन दोनों को पास में रख दिया, तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम बोथ वुड अटेन ए कॉमन टेम्परेचर ऑफ थीटा। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। तो क्या लिखेंगे, मान लो ये थीटा हो गया, तो तुम जानते हो थीटा जो है कहां से कहां लाई करेगा, 180 से लेकर के 20 के बीच में लाई करेगा, यही ना? सॉरी, उल्टा हो गया ना, जो भी बताओ। ये टेम्परेचर गिर के 30 हो गया, ये इंक्रीज होकर 20 हो गया। लिख दें हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। सही है? हीट गेन्ड, किसने हीट गेन किया, इसने। 2m m s m s डेल्टा थीटा को लिख देंगे थीटा माइनस 20, क्योंकि ये 20 से बढ़ के थीटा तक गया है, हीट गेन। एग्रीड? इसने हीट लूज किया, 180 से घट के थीटा तक गया, क्या लिख देंगे, m इंटू 2s इंटू 180 माइनस थीटा। सही है ना? इसने जो हीट लूज किया यहां से यहां तक जाने में, तो यहां देखो, यहां क्या ले रहे हैं, जिसने हीट गेन किया उसमें क्या ले रहा हूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और जिसने हीट लूज किया उसमें इनिशियल माइनस फाइनल। या मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, मैं क्या करता हूं, सबको सब में इनिशियल माइनस फाइनल ही लेता हूं, लेकिन सबका सम 0 कर देता हूं। मैं ये भी कर सकता था, और मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, समेशन ऑफ MISI थीटा i माइनस थीटा ई 0। समझ रहे हो ना? यानी मैं यहां ये भी कर सकता था, यहां भी ले लेता हूं। देखो मैं ये भी कर सकता था, इसके लिए 2m
इंटू 3s इनिशियल माइनस फाइनल 20 माइनस थीटा प्लस इसके लिए भी मैं मान लेता हूं सबने हीट गेन ही किया है या सबने हीट लूज ही किया है। मैं ये मान लेता हूं इसने भी हीट लूज किया, इसने भी लूज किया, दोनों ने लूज किया या दोनों ने गेन किया, तो दोनों का सम 0 होगा। 20 माइनस थीटा यहां लिए तो यहां भी 180 माइनस थीटा ही लेंगे। कितना लेंगे? m इंटू 2s इंटू 180 माइनस थीटा। सही है? यहां जो लिए वही यहां 0। यहां से तुम्हारा थीटा निकलेगा कितना है? दोनों चीज सेम है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। m कट गया, s कट गया, m कट गया, s कट गया। 6 थीटा माइनस 120 इज इक्वल टू 2 थीटा, सॉरी 360 माइनस 2 थीटा। सही है ना? 8 थीटा इज इक्वल टू 480। थीटा कितना आ गया? 60। थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो जरा तुम देखो यहां पर एक और चीज होता है, आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि आप जानते हैं किसी दो पॉइंट का रेशियो आप कैसे उसको डिवाइड करते हैं। यहां अगर तुम देखो तो जिसकी हीट कैपेसिटी m इंटू एस, देखो जिसकी हीट कैपेसिटी m इंटू एस ज्यादा होगी, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 6 टाइम्स ऑफ ms। इसकी कितनी है? 2 ms। इसकी हीट कैपेसिटी 2 ms, इसकी 6 ms। इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर चेंज कम होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू दोनों के लिए सेम है। डेल्टा क्यू एक ने गेन किया, एक ने लूज किया, तो एच क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है। क्यू का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है। एच और डेल्टा टी का प्रोडक्ट सेम है। इसका मतलब समझो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी? 160 डिग्री। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी? 160 डिग्री थी ना? ये आएगा इसके तरफ और ये जाएगा इसके तरफ। कौन ज्यादा चलेगा? जिसकी हीट कैपेसिटी कम है। अगर ये चलेगा डेल्टा थीटा, या हाँ ये चलेगा डेल्टा थीटा, ये चलेगा 3 डेल्टा थीटा। समझ रहे हो? इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 2। इसकी अगर इसकी हीट कैपेसिटी h है, इसकी 3h है, यही ना? तो 3h इंटू डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू h इंटू, तो इसकी हीट कैपेसिटी 3 गुना है तो इसकी टेम्परेचर 3 गुना होगी। एग्रीड? बट दोनों का सम कितना होना चाहिए? अगर दोनों मिल जाएगा तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? जो डिफरेंस था ये ना, दोनों के बीच का गैप था 160 डिग्री। ये इसके तरफ और ये इसके तरफ है। कब दोनों मिल जाएगा? कब दोनों सेम हो जाएगा? जब दोनों का सम कितना होगा? 160। सो डेल्टा थीटा कितना आएगा बताओ? 4 डेल्टा थीटा इज 160। डेल्टा थीटा इज व्हाट? 40। तो ये 40 डिग्री बढ़ेगा और ये 120 डिग्री घटेगा। समझ रहे हो ना? तुम इसको दूसरे तरह से इस तरह से समझ सकते हो। मान लो मैं इसको दूसरे तरह से लिखूं, इन जनरल मैं इसको इस तरह से लिखूं। कैसे? मैं कहूं कि देखो दो टेम्परेचर्स हैं, दो टेम्परेचर्स थे थीटा 1 और थीटा 2। ये मान लो थीटा 1 है और ये मान लो थीटा 2 है। शुरू में इसकी हीट कैपेसिटी थी H2 और इसकी हीट कैपेसिटी थी H1, और फाइनली ये दोनों कहीं यहां पर आके, फाइनली ये दोनों कहीं यहां पर आके आगे इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम की टेम्परेचर जो है वो कितनी है? थीटा है। ठीक है ना? ये फाइनली ये यहां से नीचे गया, यहां से ऊपर गया और दोनों यहां मिल गए और दोनों की टेम्परेचर हो गई थीटा। एग्रीड? तो मैं यहां क्या लिखता हूं? मैं यहां लिखता हूं H1 थीटा 2 माइनस थीटा प्लस H2 थीटा 2 माइनस थीटा इज 0।
मैं मान रहा हूं कि दोनों लूज कर रहा है या दोनों गेन कर रहा है, मैं ये देख ही नहीं रहा हूं कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है। मैं सब में एच इनिशियल माइनस इक्विलिब्रियम, एच इनिशियल माइनस इक्विलिब्रियम, H1 यहाँ थीटा 1 होगा। यहां से आएगा तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू, देखो H1 थीटा 1 प्लस H2 थीटा 2 बाय H1 प्लस H2, ठीक है ना। क्या ये सेक्शन फॉर्मूला है? क्या ये सेक्शन फॉर्मूला है? क्या हमने थीटा 1 और थीटा 2 को दो रेशियो में डिवाइड कर दिया, ए और बी, वेर ए रेशियो बी इज इक्वल टू, ए रेशियो बी इज इक्वल टू H1 ये था, H2 ये था, H1 उसके साथ गया है, ए रेशियो बी इज H1 बाई H2, इनवर्स रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी में डिवाइड कर दिया। क्या हमने इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी में डिवाइड किया, ये डायरेक्ट में किया है। ये चीज अगर निकालना है, ये बताओ थीटा 1 अगर x1 x2 दो पॉइंट है, अगर x1 x2 दो पॉइंट है, तो ये जो x है ये इन दोनों को x1 और x2 के लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, h1 बाय h2 या h2 बाय h1, इनवर्स रेशियो या डायरेक्ट रेशियो। या ये करो, अगर मैं इसको थीटा 1 और थीटा 2 के बीच एक पॉइंट चाहता हूं जो इसको और इसको ए रेशियो बी में डिवाइड करता हो, तो बताओ अगर हम ए रेशियो बी में, अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 यहां ले लेते हैं, ए इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं बी, अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 को जो स्ट्रेट लाइन है उसको मैं इनवर्स, उसको मैं ए इज टू बी में डिवाइड करना चाहता हूं, if theta divides the line joining theta 1 and theta 2 in a ratio b, तो उस केस में अगर a रेशियो b हम लेते तो उस केस में थीटा कितनी आती बताओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या आता? अगर ये a है ये b है, b इंटू a H2 को भूल जाओ, अभी तुम खाली ये बताओ अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 को ए रेशियो बी में डिवाइड करना चाहता हूं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए थीटा 2 प्लस बी थीटा 1 बाय, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो ए की जगह क्या आ रहा है? H2 आ रहा है ना, और बी की जगह क्या आ रहा है? H1। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टेम्परेचर्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ, क्या बोलेंगे? इनवर्स रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज।